स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक टॉपिक जो कि था इंडियन इकोनॉमी। बोले तो जहां पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी 1950 से लेके 1990 के बीच क्या हुआ था। तो उसके अंदर हमने इसकी पंचवर्षीय योजना डिस्कस कर ली थी, हमने कृषि क्षेत्र डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कि औद्योगिक क्षेत्र कैसे काम करता है, ठीक है, और उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही आ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र क्यों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, आपको पता है, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र फर्स्ट वाला, दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र दूसरा वाला, और एक होता है तृतीय क्षेत्र सर्विस सेक्टर वाला। तो अभी हम सेवा क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, अभी हम औद्योगिक की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है, कई बार इसके ऊपर पूछ लेता है कि औद्योगिक क्षेत्र के महत्व क्या है। तो पहला महत्व होता है रोजगार सृजन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, औद्योगिक क्षेत्र एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जो कृषि से निकलने वाले लोगों को, मतलब जो कृषि छोड़ते जा रहे हैं उनको रोजगार दे सकता है। तो ये बहुत बड़े स्तर पर लोग क्या प्रोवाइड करता है, रोजगार प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद कृषि का विकास। आपको पता है कृषि को करने के लिए हमें कई सारी चीज़ों क्या चाहिए होती है, मशीनों की जरूरत होती है। तो मशीन भी कौन प्रोवाइड करता है, ये औद्योगिक क्षेत्र बना के ही देता है। मान लो इवन ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, इनका हम कृषि में यूज कर रहे हैं, तो इन्हें बना के किसने दिया है, इन्होंने दिया है औद्योगिक क्षेत्र है ना। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करें, मशीनों की सहायता से कर सकते हैं, वो ला के कौन देगा, औद्योगिक क्षेत्र। श्रम की अधिक उत्पादकता, यहां से हम अपनी उत्पादकता को मशीन के थ्रू क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। समृद्धि के लिए अधिक क्षमता, ये भी कर सकते हैं। पॉइंट याद रखना, जब औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब होता है मशीनों का उत्पादन करना, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना। जब मशीनों का उत्पादन होगा तो उत्पादन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बहुत दूर से देखकर ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं ये लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है लाइव पढ़ाने से कि आप उतनी दूर बैठ के लैपटॉप से देख पा रहे हैं या फोन से देख पा रहे हैं ये वीडियो। अगर ये औद्योगिक क्षेत्र ये निर्माण ना करता लैपटॉप फोन का, तो आप कहाँ बिहार में बैठे हैं मान लो, या दिल्ली में किसी कोने बैठे हैं, मैं दिल्ली में हूँ, तो पता ही नहीं पड़ता। अच्छा, इससे याद आया, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, एक बार कमेंट में मुझे लिख देना, सर मैं यहाँ से हूँ, है ना। पॉज करके लिख दो यार, ठीक है, मुझे भी पता पड़ जाए वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। अच्छा, इसके अलावा समृद्धि में ये विकास करता है। दूसरा, हम जब निर्यात करते हैं तो निर्यात मशीनों को बनाकर भी निर्यात करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र मशीनें बना रहे हैं या अन्य उत्पाद बना रहे हैं या इंजीनियरिंग गुड्स बना रहे हैं, तो उद्योगों में बर्तन बन रहे, कुछ भी बन रहा है, उनको हम क्या करें, अपने देश में बनाकर निर्यात करें दूसरे देशों में, तो उस समय क्या आ रही है, आया रही है। दूसरा, ये हमें क्या बनाता है, आत्मनिर्भर विकास में उन्नत करता है। जो चीज़ हम विदेशों से मंगाते हैं उन्हें विदेशों से ना मंगाकर अपने देश में उत्पादित करना क्या कहलाता है, आत्मनिर्भरता। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पेपर में कई बार आ जाता है, आयात प्रतिस्थापन के नाम से। आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है वो चीजें जो विदेशों से न मंगाकर अपने देश में उत्पादित करना क्या कहलाता है, आयात प्रतिस्थापन। ऐसे ही क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्षेत्र कमजोर है या उतना विकसित नहीं है, उसको क्या कर दो, वहां पे औद्योगिक इकाइयां या औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर दो। धीरे धीरे उद्योग लगेंगे तो वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल नोएडा ले लो। नोएडा एक बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड एरिया था, लेकिन वहां पर क्या करा गया, नई आर्थिक नीति क्षेत्र के स्तर बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, न्यू इकोनॉमिक जोन के थ्रू वहां पर इंडस्ट्री को लगाया गया और इंडस्ट्री की हेल्प से कई सारे लोग क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। तो ये भी होता है। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये तो रोजगार के काम है। हमने क्या करा, तो हमने क्या करा, सुधार करने के लिए दो चीजें करी। सबसे पहले औद्योगिक नीति लेके आए, कब, 1956 में। क्या ये पहली औद्योगिक नीति थी जी, नहीं, ये थी कौन सी, सेकंड। तो पहली कब आई थी, पहली औद्योगिक नीति कब आई थी जी, पहली औद्योगिक नीति आई थी 1948 में, याद रखना। उसके बाद दूसरी आई थी कब, 1956 में। 1956 में हमने तीन मेजर डिसीजन लिए जो औद्योगिक नीति आई दूसरी वाली। तो सबसे पहले तो हमने सारे उद्योग थे ना जितने भी, उनको तीन कैटेगरी में बांट दिया। ये पहली विशेषता है 1956 की औद्योगिक नीति की। कौन कौन से उद्योग, देखो जितने भी उद्योग थे, जितनी भी इंडस्ट्री थी, बोला गया कि उनको तीन कैटेगरी में बांट दो। एक जिसका काम केवल कौन करेगा, गवर्नमेंट काम करेगी। एक जिसका मिलकर काम कौन करेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे। और एक तीसरा जो किसके लिए छोड़ दिए गए, प्राइवेट के लिए छोड़ दिए गए। तो गवर्नमेंट को बोला गया यहाँ पर एक तरह से किसके लिए, सार्वजनिक क्षेत्र। तो लगभग 17 उद्योग रिजर्व कर दिए गए थे, कब, 1956 में, जो केवल कौन काम करेगा, गवर्नमेंट या फिर सार्वजनिक क्षेत्र काम करेगा। 12 उद्योग किन के लिए करे गए थे, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के लिए, बोले तो सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र के लिए। और जिसमें ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का था, इनकी भूमिका थोड़ी कमी थी, बोले तो
कम थी। और अगर इनके अलावा कोई अगर उद्योग बचा तो वो सारे के सारे अलाउ थे कि प्राइवेट सेक्टर, आप इस सेक्टर में काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे बिजली उत्पादन का काम था तो वो गवर्नमेंट को दिया गया, तो इसका मतलब वहां पे प्राइवेट सेक्टर बिजली उत्पादन में नहीं आ सकती थी। ठीक है, ये पहला विशेषता थी 1956 की, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी विशेषता की बात करें, औद्योगिक लाइसेंसिंग लेके आए, विच मीन्स अगर आपको उद्योग खोलना है तो सरकार से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। सरकार लाइसेंस लेना आवश्यक क्यों बना दिया, वो ये कहना चाह रही थी कि हम चाहते हैं लाइसेंस के थ्रू उद्योग केवल वहीं खुले जहां हम चाहते हैं। मान लो अगर सभी लोग शहरों में उद्योग खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो लाइसेंस से हम पता कर पाएंगे कि किसको लाइसेंस देना है किसको नहीं। अगर कोई रूरल गांव देहात इलाके में औद्योगिक या फिर इंडस्ट्री खोल रहा है तो उससे क्या होगा, नॉर्मली देख पाएंगे कि हाँ वहाँ का विकास हो सके। सेकंड, उसके बाद लघु उद्योगों के विकास की बात हो रही है, तो लघु उद्योगों का विकास भी कहाँ से होता था, यहीं से होगा। ठीक है, ये इसमें आया, इसको हम SSI बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, SI कब हुआ था और इसे किसने दिया था। आपको याद हो तो कार्वे कमेटी के नाम से क्वेश्चन आएगा, कार्वे कमेटी ने इसको दिया था कब, 1955 में दिया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब 5 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी लघु उद्योग के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, छोटे पैमाने के उद्योग के लिए। आज 1 करोड़ हो गई है। औद्योगिक शांति में कमी और तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सुधार किया गया, ये सारी चीजें की गई थी। अब इस पूरे सिनेरियो में 1950 से लेकर 1990 के बीच हमने क्या मेजर किया, इन 40 सालों के अंदर हमने सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा इज्जत दी है, कह लो ज्यादा उस पर भरोसा किया। अलग बात है, उसकी कुछ अच्छी बातें थी, कुछ बेकार बातें थी, बट सार्वजनिक क्षेत्र ने क्या किया वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मजबूत औद्योगिक आधार, हमने सार्वजनिक को ही ज्यादा क्यों चुना, प्राइवेट को क्यों नहीं चुना। देखो होता क्या था, उस टाइम भारत एक बहुत ज्यादा गरीब देश था, तो उस समय निजी या कह लो प्राइवेट सेक्टर के पास तो पैसा ही नहीं था कि वो क्या लगा सके, उद्योग लगा सके। तो किसकी भूमिका इंपॉर्टेंट बन जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इंपॉर्टेंट बन जाती है। जिसने आधारभूत ढांचे का विकास किया, पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया, जो लोग की बस्ते उन्हें क्या दी, गतिशीलता दी, ताकि उन बस्तों को उद्योग के लिए प्रयोग में लिया जा सके। इवन सरकार ने पता क्या है, 1950 से पहले अगर मोटा मोटा मैं बोलूँ, आज़ादी से पहले अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ने अपना उद्योग खोला भी था ना, सरकार ने उसका क्या कर दिया, सरकार ने उसका कर दिया राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, नेशनलाइजेशन, सारी बिजनेस को अपने कंट्रोल में लेना। जैसे 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सारे बैंक गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे। ऐसी मतलब जमशेदजी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत करी थी, सरकार ने उसको भी टेक ओवर कर लिया। तो सरकार ने आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण रोकने के बजाय वो सारा कंट्रोल अपने पास रख लिया। ठीक है, आय तथा धन के वितरण में समानता बढ़ाने के लिए किया था उन्होंने, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाया गया, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र क्या देगा लोगों को, आय देगा, रोजगार देगा, रोजगार प्रदान करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना। इसका मतलब जो चीज़ें विदेशों से आयात हो रही थी उस टाइम पे, चाहे मशीन हो या चाहे कुछ अदर वस्तु हो, उन्हें आयात ना करके अपने देश में ही क्या करना था, उत्पादन करना था। ये 1950 से लेकर 1990 के बीच औद्योग की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर लघु स्तरीय उद्योग क्या होते हैं, मतलब अभी हमने बात करी थी SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री जिन्हें बोलते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, पैमाने के उद्योग। तो इसमें क्या किया गया, जी छोटे पैमाने के उद्योगों में संप्रधान तकनीक का प्रयोग किया गया। कब आई थी ये, कार्वे कमेटी लेके आई थी इस कॉन्सेप्ट को 1955 में, और बोला गया था जिस उद्योग में 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसे हम स्मॉल स्केल बोलेंगे, और 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे उसे बड़ा उद्योग बोलेंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषता क्या थी, देखो यहाँ पर मशीनों से काम ना कराकर लोगों से काम कराया जाता था, तो ये एक संप्रधान तकनीक थी, इससे रोजगार ज़्यादा बढ़ रहा था। दूसरा, लोगों को अपना रोजगार खोलने में मदद कर रहा था, कम पूंजी की पैसे की जरूरत थी तो आसाम से खुल सकता था। इससे आयात प्रतिस्थापन में सहायता मिल रही थी, हमें कई चीज़ें विदेशों से आयात ना करके अपने देश में उत्पन्न करते। इससे निर्यात को क्या मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है, साथ ही आय का समान वितरण, जिन लोगों की आय कम थी उनकी आय बढ़ी। फिर बड़े बड़े उद्योगों पे ना डिपेंड हो गए, छोटे छोटे उद्योगों पे डिपेंड हो गए, है ना, कि ये भी काम करेंगे और बड़े वाले भी काम करेंगे। तो ये क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ, केवल हम बड़े उद्योगों पे डिपेंड नहीं रहे। ऐसे ही बड़े स्तर के उद्योग के लिए आधार, कच्चा माल कौन लाख बना के देगा, ये बना के देंगे, बड़े उद्योग बड़ा काम करेंगे, छोटे उद्योग ये काम करेंगे।
जो बड़े उद्योग थे ना, वो देश में क्या कर रहे थे, आधारिक संरचना का विकास कर रहे थे। बड़े उद्योग क्या कर रहे थे, आधारिक संरचना का विकास कर रहे थे। लेकिन वहीं जो छोटे पैमाने के उद्योग थे वो किसके लिए काम कर रहे थे, वो रोजगार के लिए काम कर रहे थे, वो इनके आधार के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, और इसी से छोटे पैमाने के उद्योग से क्या हुआ, कृषि को मशीनें मिली, खाद मिली, तो कृषि का भी विकास हुआ। ठीक है, तो ये बच्चा लोग था हमारा 1950 से लेके 1990 तक के बीच क्या हमने औद्योगिक नीति अपनाई, उसके बारे में एक टॉपिक और रह जाता है। कौन सा वाला, ये वाला विदेशी व्यापार वाला, वो और हम डिस्कस कर लेते हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। विदेशी व्यापार नीति क्या थी। अच्छा, एक और समस्याएं हैं छोटे पैमाने के उद्योग की समस्याएं, एसएसआई की समस्याएं क्या है। एसएसआई की समस्याएं, इसमें पैसे की कमी पाई जाती है, कच्चा माल की समस्या है, बाजार की समस्या है, मशीन ना होने की समस्या, निर्यात क्षमता, हम निर्यात तो कर सकते हैं ज़्यादा लेकिन क्षमता ही हमारी कम है, मतलब डिमांड आ रही है 1000 यूनिट की लेकिन हम बना ही कितना पा रहे हैं 100, तो एक ये दिक्कत। फिर तानाशाही बाधाएं कि बड़े बड़े उद्योग की तानाशाही चल रही थी और बड़े स्तरीय उद्योग की से प्रतियोगिता करते वक्त इनकी लग जाती थी। लगने का मतलब है ये उनसे कंपटीशन नहीं कर पाते थे और ज़्यादा माल किसका बिकता था, बड़े उद्योगों का। और इंडिया में तो चल भी जाए, चलो कंट्रोल कर लो, लेकिन विदेशों में कैसे कंट्रोल करोगे, वहाँ तो कंपटीशन नहीं रोक सकते, तो ये समस्या थी। अब इंडिया के बाहर क्या हाल था, देखो जब कोई चीज़ अब इंडिया में ज़्यादा बन जाती है तो उसे हम दूसरे देशों को बेचते हैं, जैसे जापान, मान लो यूएसए हो गया, चाइना हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे देश। तो उसे जब एक देश से माल दूसरे देश में आयात या निर्यात होगा, उसे बोलेंगे विदेशी व्यापार। तो सबसे पहले हमारा विदेशी व्यापार को हमने ठीक करने की कोशिश करी और 1950 से लेके कोशिश ये करी 90 तक कि विदेशों से सामान मंगाया ही ना जाए, अपने देश में ही बनाया जाए। क्या थी उस नीति का नाम, आयात प्रतिस्थापन। स्वतंत्रता के बाद भारत में सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ये पेपर में आ सकता है। भारत सरकार ने किसको अपनाया, आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया, जिसे अंतर्मुखी व्यापार नीति बोलते हैं। अंतर्मुखी मतलब होता है अपने देश के अंदर देखना। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय घरेलू उत्पादन में आयातों को प्रतिस्थापित करके जो चीजें विदेशों से आयात हो रही है उन्हें आयात ना करके अपने देश में उत्पादित करना क्या कहलाता है, आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, सरकार ने 2 तरीकों से भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात संरक्षण दिया, ये भी एक चीज है। विदेशी कंपनियां भी इंडिया में अगर काम करने आ गए तो हमारे देश की कंपनियों की तो लग जाएगी, तो इसलिए उनको बचाव करने के लिए 2 चीजों का, 2 हथियारों का प्रयोग किया गया। एक तो प्रशुल्क, टैक्स, आप बोल सकते हो टैरिफ। टैरिफ क्या होता था, विदेशी कंपनियों पर टैक्स ज्यादा लगा दिया जाता था जिससे उनकी चीजें महंगी हो जाती थी और हमारा उद्योग की वस्तुएं ज्यादा बिकती थी। दूसरा कोटा, अगर मान लीजिए मार्केट में भारत में डिमांड है किसी चीज की 1 लाख यूनिट की, 1 लाख यूनिट की, तो उसमें से बोला गया कि कितने करेंगे, केवल 100 ही करेंगे। ठीक है, और बाकी लोग इंडिया से होंगे, तो एक ये भी बात थी। और लास्ट है आयात प्रतिस्थापन के कारण। आयात प्रतिस्थापन क्यों अपनाया गया, भारत को विकसित करने के लिए और आयात, महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा कहाँ जा रहा था, विदेशों में जा रहा था, उसको रोकने के लिए हमने आयात प्रतिस्थापन का प्रयोग किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज रीड कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में मैं नया चैप्टर चालू करूंगा और चैप्टर का नाम क्या होगा, नई आर्थिक नीति।